आकांक्षा वॉइस आ रही है? हाँ यस सर। हाँ, अच्छा तो बताइए अपना जियो वाला पार्ट। हाँ बोलिए ना, बोलो भाई आकांक्षा। यस सर। हाँ बोलिए। यस सर। द जियो was launched in the September 5th September 2016 और जो जियो ने लॉन्च किया था जब जियो जब आया था तो उसने लार्जेस्ट मार्केट कवर किया था। तो जियो जब लॉन्च हुआ था उसने 3 मंथ्स के लिए फ्री डेटा प्रोवाइड किया था, कॉलिंग और डेटा पूरा प्रोवाइड किया था फ्री। तो उसने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया था अपना जब ये आया था जियो स्टार्टिंग में 2016 में आया था सितंबर को। देन स्ट्रेटेजी जियो की ये थी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की पहले 3 मंथ उसने फ्री डेटा प्रोवाइड किया अपने कस्टमर को। पहले उसने एक्विजिशन किया कस्टमर का, जैसे आया उसने पहले जैसे कि पूरा कस्टमर कैप्चर करता है। बाकी जो अदर सर्विस प्रोवाइडर थे उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया था कि 4G की स्पीड से फ्री डेटा प्रोवाइड किया हो कभी किसी को। तो पहले पूरा मार्केट कैप्चर किया जियो में, देन इसके बाद एक्टिवेशन करवाया 4G की स्पीड से। तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जो और अदर प्रोवाइडर के थे लाइक एयरटेल और आइडिया वाले यूजर्स थे उन्होंने वहां से छोड़कर जियो में लगी क्योंकि जियो फ्री प्रोवाइड कर रहा था और स्पीड काफी 4G की दे रहा था और इसके कारण काफी मार्केट में जियो ही जियो हो गया था। उसके बाद फिर रिटेंशन किया गया जियो का, जैसे कि जब जियो हुआ था न्यू ईयर में पहले तो उसने 3 मंथ प्रोवाइड किया था फ्री डेटा कॉलिंग और ये सब हो रहा था। उसके बाद सर रिटेंशन के लिए तब 2017 में न्यू ईयर हुआ था। न्यू ईयर में फिर से जियो ने अगेन 3 मंथ और टोटल 6 मंथ दिए थे, अगेन 3 मंथ और प्रोवाइड किया था फ्री सर्विसेज ताकि जो मार्केट पूरा कैप्चर था और रिटेंशन होता है कस्टमर जो और थे जियो के तो और बढ़ गए थे, सब्सक्राइबर्स ऑल ओवर बहुत ज्यादा हो गए थे जियो के। तो स्ट्रेटेजी यही थी प्रॉपरली मुकेश अंबानी की कि जो मार्केट था पूरा कैप्चर किया क्योंकि फ्री में मिलता है तो कस्टमर जल्दी आता है। उसने उन्होंने कस्टमर के बारे में सोचा कि कस्टमर्स को अगर प्रोवाइड करेंगे तो हमारा ही प्रॉफिट होगा। तो पूरा मार्केट कैप्चर किया, रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये किया कि पूरा जो रिटेंशन किया कि फिर से 3 मंथ एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया। तो इससे और जो जियो के कस्टमर है वो और ज्यादा बढ़ गए, देन डिफर किया। फॉर एग्जाम्पल कि मैं जियो का अगर यूज करी थी फ्री से मिली थी मुझे, तो मुझे फ्री डेटा मिला था तो मैंने और अपने फ्रेंड्स को बोला कि मुझे फ्री डेटा मिल रहा है, 3 मंथ्स के लिए था फिर 3 मंथ्स और है, तो रेफरल किया। तो मतलब कस्टमर ही प्रमोट कर रहा था कि हाँ मुझे और मिल रहा है फ्री, तुम भी यूज कर सकते हो। तो कस्टमर ने ही प्रमोट किया, तो ऐसे में जियो के बहुत सारे कस्टमर्स बढ़ गए। तो मेन स्ट्रेटेजी यही थी जियो की कि अपने कस्टमर्स बढ़ाने के लिए उन्होंने पहले फ्री प्रोवाइड किया, देन उससे और कस्टमर्स ही उनके प्रमोटर बन के और प्रमोट कर रहे थे तो और यूज कस्टमर। और अभी प्रेजेंट में 48 करोड़ जियो के यूजर्स हो गए हैं जो कंपेरिजन टू एयरटेल और आइडिया सबसे ज्यादा है सर। तो अभी जियो किस तरह से फाइट कर रहा है बाकी सबसे, और जियो को लेकर क्या कंज्यूमर बिहेवियर है? सर जियो जो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी करता है। पहले इसने जियो ओनली सिम का किया था, फिर देन फाइबर उसने डाला, फाइबर में भी चल रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मतलब फाइबर भी चल रहा है जियो में और पूरा मार्केट कवर किया है जियो ने। जैसे कि उसकी जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि कस्टमर्स की जो होते हैं मतलब जो कस्टमर को नीड होती है उस तरह से काम करता है जियो। और स्पेसिफिकली कस्टमर को पहले जो प्रोवाइड किया गया था स्पेसिफिकली अभी स्पीड जो दे रही है प्रॉपर दे रहा है, तो कस्टमर को कवर किया जियो ने। अच्छा, ओके। नाउ ये जो भी आपका सिचुएशन है ये कब चेंज हुआ? ये कब चेंज हुआ? अभी जो सिचुएशन है वो कब चेंज हुआ? वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है? सर आ रही है। तो
ये जो भी आप बोल रही हैं इसमें दूसरे लोगों ने क्या किया, दूसरे जो प्लेयर्स थे उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी की? सर जब जियो आया था तो एयरटेल ने भी, जब जियो के प्राइसेस जैसे कि जियो फ्री प्रोवाइड कर रहा था, तो एयरटेल ने भी 4G की सब सिम आई थी जियो की, तो सबको सभी सिम्स खरीदी थी। तो जियो ने फिर उसके बाद सबके पास 4G नेटवर्क फोन नहीं थे, तो काफी लोगों ने 4G फोन खरीदे फिर इस कारण, सिम के कारण, क्योंकि 4G की स्पीड मिल रही थी। तो फिर आइडिया एयरटेल ने भी यही किया था कि एयरटेल जब जियो लॉन्च हुआ था तो उन्होंने बोला था अगर 2 साल का वो लेते हैं अपना, जो जियो का होता है प्लान लेते हैं, तो उसमें 4G जो सिम होता है 4G का मोबाइल देते हैं उसमें। तो एयरटेल ने अपनी स्ट्रेटेजी, अपना प्लानिंग चेंज किया थोड़ा, उसमें अपने जो कर रहे थे उसमें चेंज किया था कि फोन दे रहे थे फ्री में उसमें कस्टमर्स को, अगर वो 2 साल का प्लान लेते हैं तो। अच्छा, ठीक है, फाइन। बाकी आपने वो 4 क्वेश्चंस रेडी किए? यस सर। हाँ, बोलिए बोलिए, फर्स्ट कौन सा रेडी किया है? सर कंज्यूमर बिहेवियर, हाँ, बोलिए। स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उसका टॉपिक क्या है, मैंने फर्स्ट टॉपिक कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। तो सर कंज्यूमर बिहेवियर एक एटीट्यूड है कस्टमर के कि कैसा होना चाहिए कंज्यूमर का, कि उसकी नीड्स क्या सेटिस्फाई करने लायक होना चाहिए, लाइक उसके लाइक डिसलाइक क्या होते हैं, क्योंकि कंज्यूमर जो होता है एक वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होता है मार्केटिंग के लिए, क्योंकि जो कंज्यूमर होता है वही होता है जो डिसाइड करता है उसको क्या परचेज करना है, कहाँ से परचेज करना है, कितना परचेज करना है, क्यों परचेज करना है। तो एक अच्छे मार्केटिंग बनने के लिए अगर हमें काम करना है तो कस्टमर की जो नीड होती है, सेटिस्फेक्शन होता है, क्या उसको पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये मार्केट में जाना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए कंज्यूमर बिहेवियर जाना जरूरी होता है मार्केट, और ये हमें पता चलता है मार्केट में रिसर्च करने के अकॉर्डिंग, कि हम जब मार्केट में रिसर्च करते हैं प्रॉपर तब पता चलता है कि कंज्यूमर को क्या पसंद है, उसके लाइक डिसलाइक क्या है, उसके बाद पता चलता है कि रिसर्च करने के बाद कि और उसमें क्या चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, अगर हम जो ऑलरेडी प्रोडक्ट कर रहे हैं उसमें कस्टमर को सेटिस्फेक्शन। फाइन, नेक्स्ट क्या तैयार किया है? सर कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस की है। सर कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस, कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस सर। हाँ, बोलिए। सर कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें हम डिसाइड करता है कंज्यूमर किसको जो गुड्स या प्रोडक्ट जो परचेज करना है वो कैसे करना है। उसमें 5 स्टेजेस होती है। पहला होता है कि उसका प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन और नीड रिकॉग्नाइजेशन। उसमें वो चेक करता है कि उसमें उसकी नीड है कि उसको कुछ अच्छा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर फर्स्ट एग्जाम्पल देते हैं नीड रिकॉग्नाइजेशन का, कि कस्टमर को अगर फॉर एग्जाम्पल कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस थी तो मुझे उसमें जो लेना था, अगर मुझे फोन चाहिए उसमें, तो ये एक मेरी इंटरनल फैक्टर होता है कि मेरी नीड है तो मुझे फोन चाहिए है, तो मेरी नीड के लिए अगर मुझे फोन चाहिए है तो मुझे उसमें लेना पड़ेगा, मैं फोन लूंगी। और सेकंड फैक्टर होता है एक्सटर्नल, जिसमें आता है कि मुझे फोन जो लेना है, मुझे फोन के फीचर्स पसंद आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर फोन के, तो मुझे वो लेना है। तो 2 फैक्टर आते हैं नीड को, इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल में आता है कि मेरी नीड है, मुझे उस फोन की जरूरत है क्योंकि मेरा वर्क है। सेकंड होता है कि मुझे पसंद आया है वो फोन, उसके फीचर्स अच्छे तो मैं लूंगी। सेकंड पॉइंट आता है इसमें कि प्री परचेज इन्फॉर्मेशन। अगर मैं कुछ लेने जा रही हूँ, कुछ प्रोडक्ट या कुछ फोन, तो मैं पहले चेक करूंगी कि मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है। तो पहले मैं देखूंगी कि पहले मैं इन्फॉर्मेशन लूंगी मेरे फैमिली से, मेरे फ्रेंड्स के, या मैं फोन में सर्च करूंगी कि उसके वैराइटीज क्या है, कैसा है, उसमें क्या अच्छा है, फीचर्स अच्छे हैं या नहीं है, मैं ये चेक करूंगी। पहले लेने के पहले मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन चेक करूंगी कि मैं अपने इंटरनल होता है कि मैं अपने इंटरनली मैं अपने फ्रेंड से पूछूंगी, रिलेटिव से, या किसी से इन्फॉर्मेशन लूंगी, या फोन पे गूगल सर्च करके देखूंगी कि कौन सा फोन में क्या क्या अवेलेबिलिटी है, क्या कैसा है। और एक्सटर्नल फैक्टर हो जाएगा इसमें कि मुझे अपने शॉप में सेल्समैन से मैंने पूछा या मैंने एडवर्टीजमेंट के थ्रू देखा कि हाँ ये फोन के फीचर्स है, इसमें देखूंगी। थर्ड पॉइंट आता है इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। अगर मैं फोन लेने जाऊंगी तो मैं चेक करूंगी कितने अल्टरनेटिव्स हैं, क्या क्या मार्केट में अवेलेबल है, कि किस पे सोनी का मतलब फॉर एग्जांपल के लिए एमआई का फोन है, वीवो का है, सैमसंग का है, आईफोन से सारे फोन अवेलेबल है। उसमें से मैं चेक करूंगी क्या क्या अवेलेबल है, जो मुझे बेस्ट प्रोडक्ट लगेगा, जो मुझे बेस्ट फोन लगेगा, उसमें से मैं जो मुझे मेरे उसके लिए वर्क के लिए प्रॉपर होगा मैं उसमें से चेक करूंगी। ऑल्टरनेटिव जो अवेलेबल है सब चेक करके देखते हैं। देन आता है परचेज डिसीजन। ये टाइम होता है जहाँ पे मेरा डिसीजन होता है कि हाँ मुझे ये लेना है। इस टाइम पे कंज्यूमर चेक करता है कि क्या क्या जो फोन लिया है उसमें क्या ऑफर्स मिल रहा है, खरीदने के टाइम पे कुछ ऑफर दे रहे हैं, या फिर शोरूम में जहाँ पे हम लेते हैं वो कुछ ऑफर्स प्रोवाइड कर रहा है, या ब्रांड से, सब चेक करते हैं। देन लेने के बाद पोस्ट आता है तो परचेज पोस्ट परचेज बिहेवियर। इसमें चेक करते हैं कि जो परचेज किया है हमने उसमें सेटिस्फेक्शन हो रहा है कस्टमर को या नहीं हो रहा है,
कि मैंने उसके लिया, उसके लेने के बाद भी उसको प्रॉपर सर्विसेज चीज़ की मिल रही है या नहीं मिल रही है, जिसकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है, उसको प्रॉपर सर्विसेज दे रहा है या नहीं, ये आता है सर इसमें। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड सर मैंने क्या है? परसेप्शन किया, सर मैंने परसेप्शन किया, परसेप्शन में थोड़ा डाउट भी है, उसके जो एलिमेंट्स है मुझे उसमें क्लियर नहीं हुआ, मुझे आपसे वो पूछना भी था। मैंने परसेप्शन किया प्रिपेयर, मीनिंग मैंने किया, उसके एलिमेंट्स में डाउट आ रहा है मुझे। अच्छा ठीक है, वो मैं बता दूंगा। फिर इसके बाद और क्या किया? एडवर्टाइजिंग किया है सर, एडवर्टाइजिंग का मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट। बोलो। तो परसेप्शन अब मैं आपको मीनिंग बता दूंगी परसेप्शन की, आप मुझे उसका जो एलिमेंट है वो आप एक्सप्लेन कर देंगे ना? हाँ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, इसलिए ये क्लास लगाई है ना? सर एडवर्टाइजिंग, जी सर मैंने एडवर्टाइजिंग प्रिपेयर किया है। एडवर्टाइजिंग मीन्स होता है कि एनी पेड फॉर्म होता है, और any paid form of non-personal presentation of ideas, goods or services by an identified sponsors. That means होता है कि पेड फॉर्म मीन्स होता है कि जैसे कि हम किसी चीज को एडवर्टाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेन है, मुझे इसको एडवर्टाइजमेंट देनी है, तो मैं एडवर्टाइजमेंट के लिए दूंगी तो मुझे कुछ पे करना होगा इसके लिए, और एडवर्टाइजमेंट करूंगी तो मेरे जो, अगर मैंने कुछ पेन या कुछ भी लॉन्च किया तो उसका जो प्रोडक्टिविटी वो बढ़ जाएगी, ज्यादा लोग देखेंगे तो परचेस बढ़ेगा इसका जो लोग का कस्टमर होंगे वो बढ़ेंगे। तो जो होता है पेड फॉर्म होता है होता है, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होता है, मतलब हम किसी को पर्सनली प्रेजेंट नहीं करते हैं किसी कस्टमर को, कि मैं किसी को बोलूँ कि आप मेरा पेन देखो, इसमें फीचर्स ये है, इसके ये बेनिफिट्स हैं। मैं इसको अगर एडवर्टाइज कर रही हूँ तो मतलब सबके लिए होता है ये किसी बच्चे को अलग से नहीं बताएगा, बड़े को अलग बताएगा, सबके लिए सेम उसमें बताया जाता है कि जो पेन में एडवर्टाइज कर रही हूँ। एडवर्टीजमेंट जब मैं करती हूँ पेन का, एडवर्टीजमेंट के लिए जो कुछ फीचर्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, वो होता है क्रिएट डिमांड क्रिएट करता है ये। अगर हम किसी चीज को, फॉर एग्जांपल कुछ भी चीज हम अगर अपने तरफ से, फॉर एग्जांपल पेन की अगर मैं इसका एडवर्टीजमेंट देती हूँ तो ये इसकी जो होती है मार्केट में इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ती है कि हाँ पर्सन देखते हैं कि हाँ क्या क्या बेनिफिट है, तो इसकी डिमांड बढ़ जाती है कि देखते हैं कि हाँ अच्छा है, इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट होगा तो और जो देखेंगे और बायर्स जो उनको चेक करेंगे तो वो और परचेस करेंगे। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें कि अगर कुछ न्यू प्रोडक्ट, अनाउंसमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, अगर कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है या फिर कुछ नया प्रोडक्ट है जो आ रहा है तो उसके लिए अगर हम एडवर्टीजमेंट करते हैं तो एडवर्टीजमेंट हेल्पफुल होता है प्रोडक्ट की यूजेस बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं टीवी पे कर सकते हैं या फिर न्यूज़पेपर्स पे हो सकता है या रेडियो, किसी भी पे हो सकता है। एडवर्टीजमेंट हमारे प्रोडक्ट की जो होती है ठीक है, नेक्स्ट बोलिए। नेक्स्ट बोलिए। सर परसेप्शन है, परसेप्शन इज द प्रोसेस by which the individual organize interpret their sensory impression in order to give memory to their environment. परसेप्शन का मीनिंग होता है कि कुछ चीज एज्यूम करना, मतलब कुछ अजम्पशन क्रिएट कर लेना हमारे उसमें। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे किसी फ्रेंड ने 2 ड्रेसेस बाउट की थी, एक मिंत्रा से की थी, एक फ्लिपकार्ट से की थी। तो उसने जो ड्रेसेस ली थी उसको मिंत्रा से जो रिसीव हुआ था ड्रेस वो काफी अच्छा आया था एज कम्पेयर टू फ्लिपकार्ट। तो उसने मुझे इन्फॉर्म किया है कि हाँ इसका ड्रेस ज्यादा बेटर था। तो एक अजम्पशन क्रिएट कर लेते हैं किसी कंपनी प्रोडक्ट के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उससे, उसका मतलब होता है कि परसेप्शन। परसेप्शन का मीनिंग होता है जो आपकी वो बनती है, ठीक है, जैसा आप देखते हैं, राइट? जैसे ग्रीन आपकी आईज को सूट करता है तो आपका ये है कि ग्रीन कलर आपको लाइक होता है, ठीक है? तो ये सबसे पहले होता है, इट इज द परसेप्शन विच द बी होल्डर कैरीज इन द आई, होल्ड इन द आई, राइट? तो जो आप देखते हैं वो आप परसेप्ट करते हैं, उसकी इमेज आप क्रिएट करते हैं अपने दिमाग में। जैसे किसी को ब्लैक पसंद है, किसी को रेड पसंद है, ओके, और दिस इज व्हाट यू नीड टू रियली से। तो ये जो है सारी सिचुएशन है, ये हमको देखना पड़ता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। हाँ, तो ये परसेप्शन होता है। जैसे आपको कोई कलर लाइक करते हैं, कोई कलर डिसलाइक करते हैं, कोई कलर ऑर्डिनरी होता है, कोई सीन अच्छा लगता है, कोई सीन अच्छा नहीं लगता, ठीक है? तो ये ब्रेन में जाकर एक इमेज कैरी होता है जिस पर कि हम अपना एक रिएक्शन देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ परसेप्शन। अब क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, ओके, अब क्या समझना है इसमें और? सर ये जो परसेप्शन और जो एटीट्यूड, सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ,
सर जो परसेप्शन होता है और एटीट्यूड होता है वो सिमिलर होता है क्या? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एटीट्यूड में हमारा एक्शन होता है, जो हम लाइक या डिसलाइक करते हैं, जिसके भी पर वो हमारा एक्शन होता है। परसेप्शन में वो सिर्फ जाकर के क्रिएट होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये जो है, ये चीजें जो हैं, ये हम हमेशा मतलब एक्शन में आती हैं, एटीट्यूड में, बिहेवियर में आती हैं। ये बिहेवियर में आती हैं। ठीक है। दैट इज व्हाट वी नीड टू रियली टेक। तो ये हमको सोचना पड़ता है, राइट? ठीक है। और परसेप्शन में सिर्फ एक हमारे अंदर इमेज क्रिएट हो जाती है। इज दैट क्लियर? यस सर। गॉट इट सर। राइट। अब और क्या समझना है, पूछो भाई आकांक्षा। ये सब परसेप्शन में थोड़ा डाउट आ रहा था, हो गया। थैंक यू सर। नहीं, आगे कोई एलिमेंट समझने थे ना, सर बताओ। इसके एलिमेंट में जो आता है सर, मुझे ना इसमें जो 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, एक दिया सेंसेशनल, एक दिया एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, एक डिफरेंशियल और एक सबलिमिनल। सेंसेशन मतलब हमारे 5 सेंसेस होते हैं ना। यस सर। आई, नोज एंड टच। आई, नोज, टच एंड पर्टिकुलरली हाँ, माउथ, टेस्ट। तो ये क्या होता है, ये हाँ हियर एड हियरिंग, यस सर। ऑडिबिलिटी। तो ये क्या होता है, हमारे जो सेंसेस ऑर्गन्स रहते हैं उनके थ्रू हम परसेप्ट करते हैं। लाइक फॉर एन एग्जांपल, अ गुड म्यूजिक इज अ गुड म्यूजिक, नॉइज इज कैन नॉट बी अ गुड म्यूजिक। कैन एनीबडी से कि नॉइज इज अ गुड म्यूजिक? नो सर। अगर वो सेंसिबल है और उसका ब्रेन ठीक काम कर रहा है तो नॉइज को नॉइज बोलेंगे और अच्छे म्यूजिक को अच्छा म्यूजिक बोलेंगे। तो आपके सारे सेंसेस, योर ऑल द सेंसेस वर्क्स इफ यू आर नॉर्मल। सो दैट इज परसेप्ट, ओके, एंड दैट गोज इनटू द ब्रेन। तो फर्स्ट चीज होती है थ्रू सेंसिटाइजेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? For attitude, there is not much requirement of any sensitization. It can be done through our plain thinking also. But यहाँ तो we go for sensitization, right? Like for an example, you touch velvet, क्या feeling आती है? If you touch velvet, क्या? हाँ? लाइक सॉफ्ट टाइप का फील आता है जब टच करते हैं वेलवेट को। And if you touch hardboard, cardboard, then कार्डबोर्ड रफ टाइप का, रफ एंड हार्ड। that is what you need to understand. ये होता है sensation, right? And then it don't write it sensitization. Sensitization is a different thing. Sensation, got it? Yes sir. Yes sir. Then what was the second thing, Akanksha? Absolute threshold sir. Huh? Absolute threshold. Absolute threshold. कोई भी whatever stimuli, okay, stimuli मतलब scene, advertisement, product, taste, okay. If you take it a complete feeling within it, जैसे आपने कोई सीन देखा तो आप उसकी कंप्लीट फीलिंग लोगे ना। आपने कोई टेस्ट लिया, यू विल टेक इट एज अ कंप्लीट फीलिंग, राइट? आपको कोल्ड टी क्यों नहीं, कोल्ड ड्रिंक पसंद आता है लेकिन कोल्ड टी क्यों नहीं पसंद आती? वाई? या कोल्ड क्यों नहीं पसंद आती? वाई डोंट वी लाइक? It's a very common answer. I'm asking, why don't we prefer cold tea? ठंडी चाय हम क्यों नहीं पीते हैं? कोई भी व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति कोल्ड कॉफी तो प्रेफर करता, पर कोल्ड टी क्यों नहीं प्रेफर करते? टेस्ट नहीं रहता सर। जो भी रीजन है, टेस्ट नहीं रहता, व्हाट है। तो दिस इज आवर परसेप्शन, है ना? तो ये क्या हुआ,
कि इसका हम टोटल एक टी का हम वो लेते हैं रिजल्ट कि द कोल्ड टी इज नॉट लाइकेबल, और वहीं अगर कोल्ड कॉफी हो देन कोल्ड कॉफी विथ आइसक्रीम, उसमें भी सेम परसेप्शन रहेगा? नो सर, चेंज हो जाएगा। But we cannot take cold tea or hot tea with a particular ice cream. That combination don't work. Yes or no? यस सर। Right. तो ये क्या है? ये हमारे ब्रेन में सेंसेशन है, ठीक है, और इस सेंसेशन से हम गवर्न होते हैं, and when we govern, our brain decides with about all these perceptions, right? That is what we need to really think. So whenever we are working about all the situations, and whenever we are working about all the particular things, so we take it as a whole. तो टी का अपना आपने एंजॉयमेंट किया, कॉफी का अपना एंजॉयमेंट किया, तो जब कोई सिंगल स्टिमुली यानी सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल एड, सिंगल मूवी, सिंगल सिचुएशन आपको एक परसेप्शन क्रिएट कराती है, ठीक है, और जो आपके सेंसेशन की लिमिट्स तक होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, सेकंड नेक्स्ट क्या है? सर डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। हाँ, डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। यस। अब आप एक कॉफी को दूसरे कॉफी के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? टेस्ट डिफरेंट आएगा ना? यस सर। फिल्टर कॉफी को नेस्काफे के साथ या फिर जो एक पर्टिकुलरली सीसीडी के कॉफी को इंडियन कॉफी हाउस के कॉफी से कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस आएगा या नहीं? आएगा। दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। आप इसके थम्स अप के ऐड को कोका कोला के ऐड के साथ कंपेयर करेंगे और दोनों को एक साथ वॉच करेंगे तो डिफरेंस आएगा ना लाइकिंग या डिसलाइकिंग में? यस सर। दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। ओके, तो जब ये हम किसी एक प्रोडक्ट पर अपना एक पूरा परसेप्शन क्रिएट करते हैं, अपना एक पूरा सेंसेशन क्रिएट करते हैं, वो होता है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। एंड व्हेन वी हैव गॉट टू कंपेयरिंग सिचुएशंस वी कॉल्ड इट एज द डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। आकांक्षा क्लियर है? यस सर क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्या और क्या समझना है? सर इसका लास्ट पॉइंट समझना था कि सबलिमिनल परसेप्शन क्या होता है? क्या? सबलिमिनल सर। सबलिमिनल? हाँ सर, सबलिमिनल परसेप्शन। सबलिमिनल होता है कि जब हमारा कोई पिक्चर, कोई मूवी, कोई भी स्टिमुली, कोई भी प्रोडक्ट हमारा सेंसेशन क्रिएट नहीं कर पाता, या जिसको हम अपनी उस थ्रेशोल्ड मतलब लिमिट, उससे बिलो रहता है उसका सेंसेशन पावर, तो हमारा परसेप्शन क्रिएट नहीं होता। दैट इज कॉल्ड सबलिमिनल परसेप्शन, राइट? आप कई बार जाते हैं किसी सीन को देखते हैं, ओवरलुक कर देते हैं तो कोई परसेप्शन नहीं हुआ। जाते हुए किसी इसको देख लेते हैं, जो ये बोर्ड्स बने रहते हैं, बड़े बड़े बिल बोर्ड्स बने रहते हैं, होर्डिंग्स बने रहते हैं, कई बार उसको ओवरलुक कर देते हैं ना, करते हैं या नहीं करते? यस सर, करते हैं। करते हैं। तो मतलब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इफेक्टिवनेस इतनी नहीं है कि वो आपका परसेप्शन क्रिएट कर पाए, राइट? और वो जब आपका परसेप्शन क्रिएट कर पाती है तो वो परसेप्शन होती है, अदरवाइज वो सबलिमिनल परसेप्शन होता है। इज दैट क्लियर? तो अगर कोई परसेप्शन, कोई ऑब्जेक्ट किसी के लिए परसेप्शन हो सकता है
और किसी के लिए वो सब्लिमिनल परसेप्शन हो सकता है, राइट? आप किसी चीज को देखकर अफेक्ट हो गए तो वो परसेप्शन आ गया। आप में से दूसरा कोई उसके लिए अफेक्ट नहीं हुआ तो वो सब्लिमिनल परसेप्शन हो गया। बात क्लियर हो गई? यस सर। इज इट क्लियर? इज इट ओके? बात समझ में आ गई? ओके, तो ये है, राइट। इसके बाद और कोई प्रॉब्लम, और कोई डिफिकल्टी? आकांक्षा, इसके बाद और कोई डिफिकल्टी है? नहीं सर, मैं हो गया, थैंक यू सो मच सर। श्योर? यस सर। अच्छा, अर्चना, यस सर। कोई डिफिकल्टी है? नो सर। ओके, तो ये आकांक्षा आपने प्रेजेंट कर दिया, अब आप अपने असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए। अभिनव, आपकी कोई डिफिकल्टी है? सर अभी तक नहीं आया। आई विल आस्क यू इफ इज देयर एनी डिफिकल्टी। सो अच्छा, तो आपने कोई 4 टॉपिक्स रेडी किए हैं? आप वैसे 2 क्लासेस में नहीं आए, बट इफ यू हैव प्रिपेयर्ड एनीथिंग एड ऑन असाइनमेंट्स में? सर राइट नाउ अभी कुछ प्रिपेयर नहीं किया, बट आई विल प्रिपेयर एज सून। Soon means only tomorrow. Is it clear? या श्योर। Any 4, any 2 from you can take from consumer behavior, 2 you can take from this advertisement. Okay. Okay sir। Secondly, you are working in the health sector. Yes sir। So I will take 5 minutes presentation how COVID has affected the health sector. Is it okay? Yes sir, definitely। Right. So this is tomorrow you are going to do. Other than that, you submit whatever assignment has been have been asked. Is that Yes clear? सर असाइनमेंट्स सारे जमा कर दिए हैं मैंने, नहीं, बस जमा- ये प्रेजेंटेशन बचे हैं। जमा करना is a one thing, my dear. You have to be regular in the class. Okay. Yeah, okay sir। Whenever you are in a full time course, just assignment submit करना है तो इग्नू हम चलाते ना। Are you getting Yes, my sir। point or not? तो ठीक है, Yeah। आप हेल्थ सेक्टर के बारे में जो आपका एक वो है परसेप्शन है और सिचुएशन है उसको प्रेजेंट करो, ठीक है? 5 मिनट्स में। ओके सर। राइट, ओके। और ये पूरा अपना सिलेबस देखो, कहीं पे कोई डिफिकल्टीज हैं दैट कैन बी शेयर्ड। यस सर। राइट, ओके। मिस्टर सौरभ पांडे, यस सर। कोई डिफिकल्टीज हैं? नो सर, मैं कल आपसे पूछ लूंगा सर, 1-2 डाउट जो भी होंगे मैं आज पढ़ लूंगा और फिर इसके बाद मैं कल आपसे पूछ लूंगा सर। डाउट तो तभी होंगे ना व्हेन यू विल स्टडी। नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। यस सर। अर्चना, आप भी 4 टॉपिक्स रेडी करके आइए। ओके, ओके सर। यस सर। and tomorrow we will have a hearing from your side. And right, are you working somewhere? नो सर। Okay, I'm giving you one small topic for presentation. You do one thing, you take care the 5 minutes presentation of the perception on different soaps. Okay, जस्ट अ सेकेंड सर। perception on different soaps. Are you getting my point? Yes sir। Okay। So sir, in for the presentation, sir, I need to show the slides or what? No, Okay sir। not now. Acha, one more thing, I have put up one notice for 4 SEM's internship. Have you read it? Yes sir। Have you read, Saurabh? यस सर।
Have you read, Vivek? Yes, sir. Have you read, Shadab? अब जिसने ट्रेनिंग नहीं की है उसका वाइवा नहीं हो पाएगा. ट्रेनिंग हैज टू बी डन. सारे लोगों ने कर ली है इंटर्नशिप? सारे लोगों ने कर ली है? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. रिपोर्ट रेडी है? सर एक ही पूछना था. हाँ, क्या? सर रिपोर्ट वगैरह जो रहेगी ट्रेनिंग की, हाँ. इंटर्नशिप की जो रिपोर्ट रहेगी वो सर एक सर मैनुअल टाइप का बनाना पड़ेगा रिपोर्ट में. क्या मैंने वो सारी जो रिपोर्ट रहेगी इंटर्नशिप की, हाँ हाँ जो आफ्टर थर्ड सेम या फिर आफ्टर सेकंड सेम के बाद जो इंटर्नशिप होती है, सर मैनुअल जैसा बनाना पड़ेगा रिपोर्ट को. मैनुअल रिपोर्ट का एक पूरा फॉर्मेट है, वो दिया गया है. जो क्लास में रेगुलर रहे बच्चे उनसे ले लेना, ठीक है? यस सर. और जो है ये हैंड रिटन रहेगी, इस पर वाइवा होगा. तो अगर जो ट्रेनिंग नहीं करता है उसका वाइवा भी नहीं होगा और वो फिर एटी में जाएगा और नेक्स्ट ईयर अपने दूसरे उनके साथ बैठेगा. तो इसलिए इम्पोर्टेंट समझो, अगर नहीं बनाई तो रात भर जगकर अपनी रिपोर्ट बनाओ. इज दैट क्लियर? बात समझ गए? ओके सर. सर ये रिपोर्ट कब सबमिट करना पड़ेगा? रिपोर्ट आप एग्जाम के बाद एक डेट देंगे 5 या 6 दिन बाद, क्योंकि फिर वाइवा डिले हो जाएगा, उसमें सबमिट करना पड़ेगा. इसलिए ये सारी बातें टाइमली होती हैं. अगर वो डेट तक आपकी, हाँ ठीक है. और कोई डिफिकल्टी? शादाब? ठीक है. तो ये कांटेक्ट क्लासेस इसीलिए ली गई हैं कि अब ये कोविड रीजन था, जो भी कंडीशंस थी, ऑकवर्ड था, डिफिकल्ट था, तो ये आपकी हेल्प के लिए की गई हैं. लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होगा. कभी प्रॉब्लम होती है, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, तब बात ठीक है. हैबिचुअली अगर आप एब्सेंट रहते हैं तो फिर दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क इन कमिंग सेमेस्टर. एवरीथिंग विल बी ऑफलाइन नाउ. बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई टू एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके फाइन. तो ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से सोच लीजिए, सुन लीजिए. दैट विल बी मच बेटर. ठीक है, फाइन. कल हम लोग 10 o'clock पे होंगे और परसों से लास्ट क्लास होगी. जो भी जिसकी डिफिकल्टी है और जो सारी चीजें हैं वो परसों हम लोग फाइनली वाइंड अप कर देंगे. सौरभ पांडे, आप एमएम के हो, कोर के हो? सर कोर. अच्छा, ठीक है. ओके. आकांक्षा, आप? सर कोर. ओके फाइन. ठीक है. तो जो भी डिफिकल्टीज हैं सारे सब्जेक्ट्स में कल परसों हम लोग फाइनल करेंगे और परसों तक सभी को आना है जो अभी आज दिख रहे हैं. इज दैट क्लियर? यस सर. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? सौरभ, अभिनव, विवेक? Yes, sir. यस सर. ओके. इज इट क्लियर टू यू अभिनव? इज इट क्लियर टू यू? वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है? Yes, sir, it's clear. Yes, sir. Okay, fine. Fine, we can leave. Prepare for your exams. थैंक यू सर. थैंक यू सर.